अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। बात हो रही है अक्लमंदी की, तो अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि हम आपके साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करें। और आज की अच्छी बात, जिस तरह से आप जानते हैं कि अक्लमंदी से रिलेटेड है, तो अक्लमंदी ही किसी भी कामयाबी का जरिया बनती है, किसी भी कामयाबी के लिए एक सीढ़ी का किरदार अदा करती है। और इसके बारे में बड़ी मशहूर कहावत की कही जा सकती है अक्लमंदी की। कहते हैं कि आपके बेवकूफ़ दोस्त से आपका अक्लमंद दुश्मन ज़्यादा बेहतर होता है। आपको पता होता है अपने दुश्मन का कि उसने क्या करना है। एक अक्लमंदी होती है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम फैसले करते हैं। अक्लमंदी का तकाजा ये नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं आगे बढ़ने के चक्कर में वो रुके रहते हैं, सोचते रहते हैं, मगर कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि कुछ कदम आपको पीछे भी जाना पड़ता है, इसलिए आप अपनी मंजिल के करीब ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। तो अक्लमंदी का इजहार कीजिए और कोई भी फैसला अपनी ज़िंदगी का करते हुए कोई भी सोच समझ की चीज़ करने के लिए अक्लमंदी का मुजाहरा कीजिए। सोचिए उस चीज़ को, मगर इतना भी ना सोचिए कि आपके फैसले कमज़ोर हो जाएं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कि अगर आप खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या खुशहाल रहना चाहते हैं या कामयाबी का कोई भी ज़रिया इख्तियार करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अक्लमंदी के साथ कोई भी फैसला कीजिए। और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम आपके साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज का मौसम भी आपके साथ शेयर करें और आपको बताएं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। कल की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 दिन से लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। हब्स बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हब्स की वजह से बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पर। कल मुझे लगा था शाम में जब कुछ बादल आए थे तो अंदाज़ा हुआ कि शायद बारिश हो जाए, और प्रेडिक्शंस भी हैं कि आइंदा चंद दिनों में बारिशें शुरू हो जाएंगी दोबारा से। मुझे अपनी गाड़ी की बोनेट पे चंद बूंदें नज़र आईं और बूंदों के निशान बाकी थे जब मैं घर से बाहर निकली, तो मुझे लगा कि शायद अभी कुछ देर में आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, बारिश नहीं हो सकी। लेट्स सी कि प्रेडिक्शंस के मुताबिक बारिश कब होती है। मगर आज का जो मौसम है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाहौर में तो शदीद किस्म की हब्स है, बड़ी शदीद गर्मी है। कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जा सकता है। एक वक्त था कि इस्लामाबाद के अंदर कहा जाता था ज़रा सी हब्स होती है तो उसके बाद फ़ौरन से बारिश जो है वो बरसना शुरू हो जाती है, मगर अब ऐसा नहीं होता। कुछ दिन पहले मेरा भी चक्कर लगा इस्लामाबाद शहर में, मगर मैंने देखा कि वहाँ पर भी लाहौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ डिग्रीज नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो डिग्रीज चल रही हैं कम से कम दर्जा हरारत है 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री हो सकता है। अभी मुझे कुछ देर से पहले भी पता चला है कि कराची शहर के अंदर भी बारिश हुई है कल, लेकिन वहाँ पर जिस तरह कि आप जानते हैं हल्की सी बूंदाबांदी हो तो क्या सूरत हाल हो जाती है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, सड़कें ऐसे नज़र आता है जैसे डूब गई हैं, पानी ही पानी आपको हर जगह पर नज़र आता है। कई कई घंटे आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहते हैं। और तकलीफ की बात तो ये है कि बिजली का भी कोई पता नहीं चलता, और कह रहे थे कि कल बिजली लेट नाइट तक तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अक्सर ऐसे इलाके थे जो कि अंधेरे में डूबे हुए थे। अभी जो कराची की सूरत हाल है मौसम की वो ये है कि कम से कम वहाँ पर दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जा सकता है। कल परसों तक जो लोग सोच रहे थे अच्छे मौसम के लिए वो पेशावर का रुख कर लें, तो उनके लिए खबर यह है कि पेशावर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पेशावर में भी दर्जा हरारत बहुत अप जा रहा है। क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत है 28 और ज़्यादा से ज़्यादा आज 40 तक पहुँच सकता है। और कोयटा वाले भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि कोयटा का काफ़ी दिनों से हम बता रहे थे कि डिग्रीज उसके कम है, मौसम कदरे बेहतर है दूसरे मुल्क के बड़े शहरों से, मगर अभी कोयटा की भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि कोयटा की अगर दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जा सकता है। मौसम की तो बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है, और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों तक या चंद घंटों तक कहीं भी बारिश हो सकती है। प्रेडिक्शंस है मानसून का मौसम ऐसा ही होता है कि कहीं भी अचानक से बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है वहाँ पर मौसम अच्छा रहेगा। इस वक्त
वक्त हमारे साथ गुलजार हुसैन भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ वज़ीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अच्छा गुलजार, सबसे पहले तो जिस तरह से आप हिम्मत की मिसाल बने, यकीनी तौर पर पूरी कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है, मगर जब हम इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी की बात करते हैं, जो हमने रिपोर्ट में भी देखा, कहाँ से ये हिम्मत और बहादुरी आ जाती है एकदम से कि इंसान कुछ भी कर जाने की सलाहियत रखता है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलजार हुसैन है। मेरे वालिद का नाम मरहूम हुसैन अजहर है। मैं पाराचिनार के नवाहिया इलाकों गाँव लकमान खेत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं स्कूल के पहले जुमात में था। 25 फरवरी 1999 के दिन अपने गाँव के एक नाले में जब दिन के वक्त पानी पी रहा था तो अचानक एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 टांगों और 1 हाथ से महरूम हो गया। इसके बाद 5 माह में अस्पताल में था। इसके बाद दोबारा से तालीम जारी रही और मैंने फिर स्कूल की पहली जुमात में दोबारा दाखिला लिया। मैं गधे पर सवार होकर स्कूल आता और जाता था। यकीनी तौर पे गुलजार, ये बहुत ही हिम्मत की बात है जिस तरह से आपने सर्वाइव किया 1999 के बाद और जो भी माजूरी की सूरत हाल रही, मगर कभी सोचा नहीं कि इतनी कठिन जिंदगी है, कैसे कटेगी इस माजूरी के साथ? नहीं, मेरा हौसला मजबूत था। मैंने हार नहीं मानी, यानी कि आगे बढ़ते रहे और आपने हार नहीं तस्लीम की। मुश्किलात भी आती हैं इस किस्म के सूरत हाल में। अगर हम बात करें माशरे की, अगर बात करें ख़ानदान की, बात करें दोस्तों की, तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए दोस्त रहे, आपके ख़ानदान वाले रहे, या आपको लगा कि आम लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे? मैडम, मुश्किलात था। हम गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा छोटा भाई मोहम्मद फयाज अपनी ज़िंदगी में गधे के सवार पर आता जाता, लेकिन मेरा भाई बहुत हौसलानाक है। मैं भी बहुत हौसलानाक हूँ। माँ बाप ने मेरा बहुत ज़्यादा तवज्जो मुझे दी कि अब मेरे बच्चे तालीम हासिल करके वो आगे बढ़कर। सही। अभी 20 साल से, तकरीबन 20 साल से आप इस माजूरी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत वक्त में से किसी ने कोई राब्ता किया था आपसे? किसी ने कोई कंपनसेशन दी कि चलिए गुलजार, आपने इतना बड़ा काम किया है तो हुकूमत भी आपके लिए कुछ करेगी? नहीं, मैं बार हुकूमत मेरे पास वादे करते थे, लेकिन मेरा हुकूमत मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे। अपने हिम्मत नहीं, ये हुकूमत आपसे वादे करती रही मगर कोई भी वादा वफा न कर सकी। ये हुकूमत ऐसा क्यों कर सकी? तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ वज़ीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सर, मैं आपको सबसे पहले तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में वेलकम कर, जिस तरह से अपने हीरो हम गुलजार हुसैन से आज बात कर रहे हैं, जब इस किस्म की सूरत हाल आती है, कोई मुल्क के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देता है, फिर ये रियासत की या हुकूमत की जिम्मेदारी का सहारा बने, उसका आसरा बने। जब ऐसे नौजवान हमारे आसपास मौजूद हैं तो हुकूमत ने इसके लिए क्यों कुछ नहीं किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया। आपने एक अच्छे मौजूद पे मुझे इसमें मौका दिया कि मैं भी बात करूं। गुलजार भी लाइन पे है। मुझे तकरीबन ये 1 हफ्ता पहले ये एक आर्टिकल आया हुआ था, न्यूज़ में आया हुआ था, तो वो न्यूज़ मैंने जब देखी तो मैंने फिर मौके पर ही वहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर थे उनको भी और वहाँ की जो डीसी हैं उनको भी कहा कि गुलजार से रब्ता करें। लेकिन वहाँ पे अभी वो मौजूदा इलेक्शन चल रहे थे, तो वहाँ पे डीसी और वो उनका लोग थे, वो बिजी थे। लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर को अभी ये कहा, क्योंकि हम 5000 मजीद पोस्ट है अभी एडवर्टाइज कर रहे हैं, और उन पोस्टों में जो टीचिंग की पोस्ट है, तो उन पोस्टों में फिर हमारा एक मखसूस कोटा होता है माजूर अफराद के लिए जी। तो ऑलरेडी ये एक तरीकाकार है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि उन्होंने हुकूमत से गिला किया है
तो चूंकि हमें तो अभी ये जितने भी अजला हैं कबाइल के वो अभी हमारे साथ मर्ज हुए हैं और अभी हम उसके सारे मामलात हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्हें आप अपने तवस्सुस से भी और आपके तवस्सुस से भी मैं इनको गारंटी देता हूं कि आपने अभी जो हमारी नई पोस्ट है इसमें इसने अप्लाई करनी है और इंशाल्लाह जो कोटा है उसमें हम इनको लेंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों को हम ज़ाया नहीं करना चाहते। और अगर ये पहले उससे स्क्रीन से आउट थे तो ये यकीनन मीडिया की वजह से ही ये सामने आए हैं, लोगों को भी पता चला है। तो इंशाल्लाह इन्हें मुकम्मल मैं भी तसल्ली देता हूँ और इनको मुकम्मल शूट ही देता हूँ कि जैसी हमारी ये पोस्ट अभी 5000 हमने सैंक्शन की है कबायली अजला के लिए, उसमें ये अप्लाई करें और उसमें इंशाल्लाह इनको भरपूर हम सपोर्ट करेंगे, इसको अपॉइंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। यकीनी तौर पे ये बड़ा कदम होगा और बड़ी हिम्मत की बात होगी गुलजार हुसैन के लिए भी, उसकी हिम्मत बंधाने के लिए भी। गुलजार, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियाउल्लाह बंगिर साहब भी मौजूद हैं। कोई ऐसी बात जो आप खुद से करना चाहें ज़ियाउल्लाह बंगिर साहब से, ताकि आपकी भी तसल्ली हो सके और उन तक बात भी हमारे तरीके से पहुँच जाए? मैंने बहुत मुश्किल से तालीम हासिल की। मैं बार बार कोशिश कीजिए मैडम, मैं कबायली इलाकों का उर्दू का मसला है ना, मैं गधे के पर सवार होकर आते जाते स्कूल अपने गांव के स्कूल से मैट्रिक पास किया। इसके बाद कॉलेज में एफए पास किया। गुलजार आप फिक्र ना कीजिए। अब चूंकि इलेक्शंस हो गए हैं, फाटा को ज़म कर दिया गया है और डेफिनेटली बड़े अच्छे मकासद भी हासिल होंगे और जो महरूमियाँ वहाँ पर इन इलाकों में, कबायली इलाकों में मौजूद थी, उनको दूर भी किया जाएगा। ज़ियाउल्लाह बंगिर साहब, मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगी, तकरीबन 1.5 साल से 14 महीने या 1.5 साल से अपनी तनख्वाह से भी महरूम है जो वहाँ के मकामी लोग गुलजार हुसैन को देते थे। अगर फौरी तौर पर इनके कुछ इमदाद हो सके हुकूमत की जानिब से? वो मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने ऑलरेडी ये न्यूज़ देखी थी, तो मैंने वहाँ की जो लोकल डीसी हैं तो पहले सारी इनकी वो फिर केस स्टडी की है। तो उसमें ये था कि डीसी जो था लोकल वो उनको तनख्वाह देता था, वहाँ के डीसी के जो लोकल एक फंड होता है वहाँ से तनख्वाह मिलती थी। तो अभी चूँकि इलेक्शन के थे तो चला 1-2 दिन में मैं डीसी से दोबारा बात करके कि इनके जो अगर व्यूज रहते हैं तो वो भी इनको हवाले कर दें। बाकी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुलजार को पश्तो में अगर समझा दूं तो इसको जरा और भी तसल्ली हो जाएगी। प्लीज। हाँ, गुलजार मौला खबर आता हो रे गुलजार तब कि ऑलरेडी माँ डीसी तम भी दी और डायरेक्टर साहब तम भी दी और उस पूछने एडवर्टाइज के ना आपके मतलब अप्लाई हो के और खाची पेशावर था रागले नुमा तरफ पेशावर के मिला उशा जमा के रकम रेगुलर पुतनरी सा रेगुलर के बड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट के वालमा नो रेगुलर बखल सरकारी तौर पर बखल खदमात दी अब तखल इलाके तगर के खा जी देवस ईटा टेस्ट खेले जी ने ईटा टेस्ट पेशावर के खेले नो आगा मेरे ताकड़ी हुआ ईटा अप्लाई करी हुआ او چې مخکې مې NTS کړی و هغه دوی کاغذي کروایې باندې NTS کولو که نه جي او بیا دا پاته نه ولګي دا بوډ کېږي نه سر। चलिए हमारा ज़ियाउल्लाह साहब वक्त भी मेरे पास चूंकि अभी ख़त्म हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया आपका। इसने ऑलरेडी ईटा के जरिए अप्लाई की है तो मैंने कहा पेशावर आ जाए, मैं इसके बाद ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउल्लाह बंगिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला। और गुलजार हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके लिए नौकरी का भी बंदोबस्त किया जाएगा और आपकी जो माली हालात ख़राब हैं या आपकी तनख्वाह नहीं अदा की गई उससे मुतालिक भी हुकूमत आपके लिए कुछ कंपनसेट कर सकेगी और हम भी फॉलो अप देते रहेंगे अपने देखने वालों को। जब गुलजार हुसैन अपनी नौकरी पर जाएंगे तो फिर से गुलजार हुसैन को सुबह सवेरे पाकिस्तान का मेहमान बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तो वो नौजवान है जो कुछ ना होने के बावजूद भी नौकरी कर रहा है, मगर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी होती है कुछ नहीं करते और नहीं होती तो भी वो सिर्फ उस नौकरी के अलावा कुछ नहीं करते। इससे मुताल्लिक बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
जॉब से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बात हो रही थी कि नौकरी, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है किसी भी लड़की या लड़के के जहन में वो ये होता है कि अगर नौकरी की जाए, मगर उसका तरीक़ेकार आप सोचते हैं जाकर किसी भी इदारे के बेंच पर बैठ के आप उस लाइन में बैठे सोच रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू किस तरह से दिया जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, क्या मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, क्या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, क्या मेरा बोलने का तरीका अच्छा है या नहीं है। आप वहीं पर बैठे बैठे अपने दिमाग में कई सवाल बुनते हैं और उन सवालों के जवाब भी देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो बहुत सारे लोग हैं जो उस नौकरी से नाखुश होते हैं, मगर उस नौकरी के छूट जाने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उनका जहन महदूद हो जाता है एक जगह पर। वो सोचते हैं कि अगर हमने इतने पैसों पे नौकरी छोड़ी है तो इतने पैसों पे ही हम किसी दूसरे इदारे में वापस जाएंगे। ये सोचते सोचते अगर आपको उतने पैसों पे जॉब नहीं मिलती, आप अपने घर में कई कई साल बैठे रहते हैं, भूखे रहते हैं। आप कहते हैं कि हम नौकरी करेंगे तो इसी पैसे पे करेंगे। बहुत सारे लोगों का एक क्रिज्मा है कि अगर ख़ास फील्ड में वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यहाँ से नौकरी छूटी तो हमें उसी ख़ास फील्ड में नौकरी करनी चाहिए, चाहे हमें कितना ही अरसा अपने घर में फ्री बैठना पड़े। मगर इसके साथ साथ ये क्रिज्मा क्यों होता है, हमारी नफ्सियात के क्या मसाइल होते हैं, हमारे कहीं पर मोटिवेशन के कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, या हमारे पास रास्ते बहुत सारे होते हैं, हम वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं होता। हम समझते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल निकलें इसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे इदारे में कोई नौकरी नहीं कर सकते। ये वो सारे सवालात हैं जो सबके जहनों में होते हैं। इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में बड़े अच्छे गेस्ट हमारे मौजूद हैं। मुनव्वर इबादुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। अगर मैं मुनव्वर साहब की बात करूँ तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इससे मुतालिक इनसे जानेंगे, मगर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी मैं शो में वेलकम करूँगी, मगर इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में फ़िज़ा भी मौजूद हैं। और जॉब से रिलेटेड जब बात करते हैं, बच्चों के जहन में, ख़वातीन और मर्दों के जहन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नौकरी से रिलेटेड बहुत सारे अहम क्वेश्चन हैं जो फ़िज़ा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं मुनव्वर साहब से शुरू करूंगी। अच्छा मुनव्वर साहब, जिस तरह से बात होती है कि नौकरी की जाए, इंसान कॉलेज से फ्री होता है, यूनिवर्सिटी से फ्री होता है, कभी घर का प्रेशर होता है, कभी अपना प्रेशर होता है कि यार अब कुछ कर लेना चाहिए। नौकरी अच्छी कैसी होती है? मतलब लोग कहते हैं अच्छा नौकरी यार ये अच्छी नहीं है, अच्छी नौकरी कैसी होती है? देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो जॉब का है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको वो काम करना चाहिए जो आपके मिजाज से मिलता है, जो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट तो ज़ाहिर है होना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप व्हाई वुड यू वर्क। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपके मिजाज से मिलता है, आपको उसको काम करके वो खुशी फील होती है। कुछ लोग हैं वो सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ नर्स, उनको किसी को आराम पहुँचा के फ़ायदा होता है, या बीइंग अ टीचर, किसी को टीच करके उनको खुशी होती है। तो काम वो करना चाहिए जिससे आपको खुशी हो, मोर देन मनी, क्योंकि पैसों के लिए सिर्फ काम करना कोई अच्छा काम नहीं है। तो इससे बढ़ के सोचना चाहिए कि आपकी जो डेली लाइफ है, आपके मजाज के, आपकी सोशल वैल्यूज़ के मुताबिक वो मिलता है, तो फिर उसके तहत काम कर लें, यानी वो काम आपको करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ इस तरह होता नहीं है कि हम जब काम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मनी कितनी मिलेगी, महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी, और पूरा महीना हम जलते कुड़ते रहते हैं कि ये मुझसे नहीं होता, ये मैं क्यों करूँ, ये फलाने का काम है, ये वो करे, ये मेरे सर पे डाल दिया गया। वो पूरे महीने की तनख्वाह तो आप वसूल करते हैं, मगर उसमें आप अपना कितना खून जलाते हैं, कितना आप अपना सुकून बर्बाद करते हैं, उसका अंदाज़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी मुनव्वर साहब भी बात कर रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो हम बड़ी बात करते हैं, मगर अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ऐसे ही मसाइल नज़र आते हैं। एक तो नौकरी अच्छी होनी चाहिए, अब वो अच्छी नौकरी कैसी है, जहन में आप कई चीज़ें अपने ख्यालात में बुन लेते हैं, मगर वो सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। मगर उसके बावजूद जब हम नौकरी करना शुरू हो जाते हैं तो वो हम ज़्यादा तकलीफ़ उठा रहे होते हैं उस नौकरी की, सिर्फ पैसों की वजह से। ज़हनी सुकून तो हमारा कहीं नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, जैसे आपने ये बताया कि जी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह होता है, हम बहुत सारी चीज़ें मगरिब की कॉपी करते हैं। काश हम ये साइकी भी या ये नफ्सियात भी मगरिब की कॉपी करें। देखिए, मगरिब जो है वो चाहे वो आपका यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, या आपका फार ईस्ट, जापान, साउथ कोरिया, चाइना हो, मलेशिया हो, ये जहनीत का नाम है और वहाँ पे हर आदमी काम करता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर आदमी कोई भी काम करने से नहीं शर्माता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयब हमें बताती है और बारहा ये बात जो है वो उजागर करती है इस पहलू को कि आप अपने घर का हर काम अपने हाथ से कर लिया करते थे, जबकि अज़वाज मुत्तहरात भी मौजूद थी, खिदमतगार भी मौजूद थे।
आपके पसीने के ऊपर अपना खून बहाने वाले सहाबा किराम भी मौजूद थे, लेकिन आप छोटे छोटे काम जिसमें आपने कहा घर की झाड़ू दे लिया करते थे, कपड़ा टाँक लिया करते थे, आटा गूंद दिया करते थे, आग दहका दिया करते थे, कपड़े धो लिया करते थे, कपड़ों में टाँका लगा लिया करते थे। अब ये काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्यों कर रहे हैं? हम मर्दों को बताने के लिए, औरतों को नहीं, कि हम मर्दों को बताने के लिए कर रहे हैं कि हर काम अगर मैं अपने घर से ही हर करना शुरू करूँगा तो इसका मतलब मैं बाहर जाके भी मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँगा। पहली बात तो जहाँ से हमें ये सीख हुई। दूसरी बात ये कि अंबिया की सुन्नत है कि वो बकरियां चराया करते थे, यानी गल्लाबानी भी किया करते थे। इसका मतलब ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें इस काम में भी नज़र आता है कि आपने गल्लाबानी भी की और आपने तिजारत भी की है। इसका मतलब आप एक से ज़्यादा काम करने के लिए शोबे में भी जो है वो तैयार हैं, यानी माश के लिए भी आप एक से ज़्यादा काम अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। यही मगरिब करता है कि वो कोई भी काम करने से पहली बात शर्माता नहीं है, वो ये नहीं समझता कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। इससे जो पहली चीज़ उसके अंदर हासिल होती है वो काम करने की आदत पड़ती है। ट्रस्ट में हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर काम करने की आदत ख़त्म हो गई है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। आप बाहर जाएंगे, मज़दूर बैठा हुआ होगा, लाइन से बैठा होगा कि अगर सर सुबह से बैठा हूँ मज़दूरी नहीं मिली, 2 दिन से बैठा हूँ मजदूरी नहीं मिली। आप उस शख्स को लेके आइए घर के अंदर और उससे कहिए कि बाबू मैं आपको 1.5 गुना जो है वो दिहाड़ी दूंगा, पगार दूंगा, आप 6 बजे के बाद भी जो है वो काम कीजिएगा। नहीं ये तो मैं कल करूँगा। अभी आप सोचें कि अभी उसके पास काम नहीं है 3 दिन का, लेकिन आज 6 बजे के बाद उसका वो जो फिट जोन बना हुआ है, जिसको कंफर्ट जोन आप कहते हैं, वो जो फिट बना हुआ है, ये तो आज का काम तो ख़त्म हो गया, आज तो मेरा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यकीन माने हम काम करने के आदी नहीं हैं। अगर हम काम करने के आदी होते तो हमारा मुल्क इस लेवल के ऊपर नहीं होता ना, हम वर्ल्ड की रेटिंग में ऐसे नहीं होते ना। तो कोई ना कोई तो ऐसा हो रहा होगा ना कि कोई ना कोई तो हमारी आदतें ऐसी होंगी जिसके अंदर हम शायद बोलते ज़्यादा हैं, काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम हार्ड वर्किंग लोग नहीं हैं, हम अपने घर में भी हार्ड वर्किंग लोग नहीं हैं, हम अपने इदारों में भी हार्ड वर्किंग लोग नहीं हैं, और हम बाहर भी हार्ड वर्किंग लोग नहीं हैं। किसी भी शोबे के अंदर आप ये बताएं, इंडिविजुअल्स तो ज़रूर होंगे, इनफरादी तौर पर ज़रूर ऐसे लोग नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको इज्तिमाई कौम के मिजाज की मैं बात कर रहा हूँ कि आप यकीन माने हम मेहनत कश लोग नहीं हैं, हम ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समझते हैं कि हमारे मेयार के नहीं हैं, बहुत सारे काम समझते हैं कि अगर मैंने ये एजुकेशन ले ली है तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के फारिग बैठा है और एक इलेक्ट्रीशियन पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए तैयार नहीं। सही, इसलिए कि मैं फिर मेरी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा हुआ, फिर मेरी डिग्री का क्या फ़ायदा हुआ, फिर मेरे इसका क्या फ़ायदा हुआ और उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये हमारा मिजाज है। आप कोई शोबा उठा के देख लें, मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा कि हम काम नहीं करना चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी खूब बात के मिजाज से मुतालिक, मिजाज जो हमें आजकल नज़र आता है नौजवानों के अंदर, जैसे अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, नौकरी आपकी छूट गई है, मतलब अगर कोई बच्चा 10,000 पे नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी छूट गई है, तो वो घर पे बैठना मंजूर करता है, मगर कहता है कि फील्ड भी वही चुनूंगा जिसमें से नौकरी छूटी और 10,000 पे ही जाऊंगा। हम कम पैसों पे नहीं आते, हमारा जहन रुक जाता है, हम किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं मूव कर जाते कि चलिए मुझे इस फील्ड में नौकरी नहीं मिल रही तो मैं दूसरी में ट्राई कर लेता हूँ, शायद उसमें मेरा काम चल जाए। क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जा रहा बेटा कि दुनिया के अंदर अब जो है मल्टीटास्किंग से ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक काम आता है तो आप बेकार आदमी हैं। अगर आपको सिर्फ टाइपराइटर सही करना आता हो तो आप जा चुके होते। अगर आपको मैनुअल कैमरा चलाने वाला होता तो आज आप जा चुके होते। अगर आपको कंप्यूटराइज एडिटिंग नहीं आती तो आपका काम ख़त्म हो चुका होता। ये दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि आपको एक से ज़्यादा अगर काम नहीं आते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप ये सिर्फ कहते हैं कि जना, ये तो बहुत छोटी सी मिजाज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा ट्रक चलाता है ना, ट्रॉलर चलाता है, वो क्या यार काम बंद है, 4 दिन की स्ट्राइक है, मिनी बस चला लो। मैं अपनी से नीचे गाड़ी कैसे चला लूँ, मैं तो ट्रक चलाता हूँ। अरे भाई, ट्रक चलाने वाला क्या मिनी बस नहीं चला सकता? मिनी बस चलाने वाला क्या टैक्सी नहीं चला सकता? चला सकता है ना। लेकिन वो ये समझ रहे कि शायद इसमें ही मेरी आन बान और शान है। तो आन बान और शान जो है वो बैठा हुआ है बगैर काम के, रो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने से उस नीचे उतर के काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े लोगों के साथ है। क्या भाई आप नौकरी करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पैसे मिलेंगे, आप इसलिए नौकरी करते हैं कि आपकी ग्रोथ ना रुक जाए। बिल्कुल, आपका जिस्म हरकत से ना रुक जाए, आपका जहन सीखने से जो है वो ना रुक जाए। आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, अपने पोटेंशियल के लिए काम करते हैं। इंटरव्यू
देने के लिए जाते हैं, जहन में हम कई सवाल होते हैं। अच्छा, सामने वाला शख्स ये पूछेगा, हमारी डिग्रीज के बारे में पूछेगा, अच्छा मेरे CV के बारे में देखेगा, पूछेगा, तो हम कहते हैं हम तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे के आए थे, वो नाकाम हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? कई बच्चे कहते हैं जी हमारी प्रेजेंटेशन शायद अच्छी नहीं थी, हमारा शायद इंटरव्यू देने का तरीका अच्छा नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है कि अगर एक नाकामी है तो यकीनी तौर पे दूसरी नाकामी नहीं, अच्छा भी हो सकता है आपके लिए? ये असल में मेरा ख्याल है जो प्रेप वर्क यहाँ पे लोग करते हैं वो कम है किसी जॉब पे इंटरव्यू पे अपीयर होने से पहले। पहली चीज़ तो ये है कि रेलेवेंट जॉब अप्लाई करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो वो जॉब अप्लाई करें जो रेलेवेंट है। अगर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अगर आप शो अप हो जाएंगे तो शायद मुमकिन नहीं है कि आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि देयर इज़ अ प्राइस फॉर द एक्सपीरियंस। तो पहले तो चीज़ है रेलेवेंट हो। फिर दूसरी चीज़ है कि टाइम पे आएँ। बाकी चीज़ें असल में लोग समझते हैं शायद इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू शुरू होता है। जब आप इंटरव्यू से पहले के जो प्रेप है ना वो बहुत अहम रोल प्ले करती है कि आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी थी, आपके मैनर्स कैसे थे, आप किस टाइम पे ऑफिस के अंदर आए, जल्दी आए, टाइम पे आए, 5 मिनट लेट आए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर आपको, बीइंग अ एम्प्लॉयर, मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ लोगों के, तो मैं कहता हूँ कि हमेशा ऑनेस्ट जवाब दें, ठीक है। उसको ट्राई नॉट टू प्ले द गेम्स विद द एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को आइडिया होता है कि आपकी कितने की नॉलेज है, कितना का आपने पढ़ा हुआ है, क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। तो एक तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये जो होता है कि पहली जो सॉर्ट ऑफ एक्टिंग हो रही होती है बोथ साइड से, एम्प्लॉयर भी करते हैं, आई एम श्योर कि दे ट्राई टू शो यू द बेस्ट साइड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, तो उसको थोड़ा सा कम अगर कर लिया जाए और बीइंग ऑनेस्ट एंड अच्छे इंटरव्यू किया जाए तो मेरा ख्याल है कि चांसेस हैं। अच्छा, अब रिजेक्शन अगर हो गई है किसी कंपनी, ज़ाहिर एक जॉब थी, 10 बंदों ने इंटरव्यू दिया तो प्रॉबेबली एक ही सिलेक्ट होगा। लेकिन इसको एज एक्सपीरियंस करें कि आपसे क्या सवाल पूछे गए, उन सवालों को अच्छी तरह देख लें, नेक्स्ट टाइम उसके अच्छे जवाब प्रिपेयर करें, और जब किसी नई जगह पे जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, तो फिर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होगा कि हम मुझसे ये सवाल पूछे गए थे, ये तो मुझे आते हैं। अब कोई नया सवाल आएगा तो शायद आपको मुश्किल हो, अदरवाइज आपके पास वो ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाएगा। तो इवेंचुअली 3rd और 4th इंटरव्यू यू विल बी फाइन। सही है, ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फिजा भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा फिजा, मुझे ये बताएं आप क्या जॉब करती हैं और कब से जॉब कर रही हैं? अपनी जॉब से रिलेटेड, साइकोलॉजी से मुतालिक बताएं, आपके जहन में क्या है अपनी जॉब से रिलेटेड कि मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए? फर्स्टली अगर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बताऊं तो मास्टर्स किया हुआ मैंने, ठीक है। तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी जॉब चाहूँगी कि एटलीस्ट सैलरी पैकेज अच्छा हो। अच्छा, आपके नज़दीक सैलरी पैकेज जो अच्छा है अभी रिसेंटली इस महंगाई के दौर में, क्या अच्छा पैकेज है आपके नज़दीक? अगर अच्छा पैकेज देखा जाए अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम 35 तो हो। अच्छा, 35 to 40? 35 to 40, ठीक है। क्योंकि साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना स्टडी को भी डेफिनेटली आफ्टर मास्टर्स इतना तो खुद में होना चाहिए कि आप खुद को खुद सर्वाइव करो, अपने जो भी आपकी फीसेस हैं, ड्यूज़ हैं, आप वो अपने खुद बेयर करो। तो उसके साथ साथ फिर आपके डेफिनेटली डेली की रूटीन के खर्चे, और भी इसके अलावा जब कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग कोई पूछ ले क्या सैलरी है आपकी, और अगर उसमें कह दो कि हाँ बस ठीक है, नॉर्मल है, तो वो फिर फ़ायदा तुम्हारे इतने। अच्छा, ये सारे सवाल तो आपने सोच लिए कि आपसे दाएं बाएं वाले लोग ये पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको एक स्टांस दे देती हूँ। फिजा हमारे साथ मौजूद हैं, ये मास्टर्स की डिग्री है इनके पास, और ये सोच भी ये रखती हैं कि 35 से 40 हज़ार इनको स्टार्ट में ही मिल जाए। अभी आपको अगर मैं कहूँ कि इंटरव्यू कर लें फिजा का, तो मैं कहती हूँ चंद सवाल आप पूछ लें फिजा से और देख लेते हैं कि फिजा उनके क्या जवाब देती हैं, और फिजा को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, इससे कम या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए, कोई भी एप्लीकेंट, मैं ज़ाहिर एम्प्लॉयर हूँ, खुद भी एम्प्लॉयर हूँ, और हायरिंग होती है हमारे यहाँ। मैं इंटरव्यू बहुत फाइनल HR के बाद और काफ़ी प्रोसेस के बाद मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, लेकिन CVs मैं देख लेता हूँ, पोटेंशियल CVs देख लेता हूँ। मेरे पास अगर आप जो है वो अगर आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें आप इस बच्ची के लिए भी और सारे पाकिस्तान के लिए बता देता हूँ कि एम्प्लॉयर को आप कैसे आने से पहले 90% अपना कामयाबी ले चुके होते हैं इंटरव्यू से पहले लेवल के ऊपर। अगर आप उस कैटेगरी के बारे में जानते हैं जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मेडिसिन की फील्ड है, ये FMCG की फील्ड है, ये सर्विस की फील्ड है, ये मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है, किसी प्रोडक्शन की फील्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड है,
वो कैटेगरी क्या है, यानी वो कैटेगरी क्या है, यानी वो उस फूड के अंदर वो क्या चीज़ करती है, साबुन में क्या करती है, शैम्पू में क्या करती है। इस कैटेगरी के बारे में पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जनाब कितने जो है ये कैटेगरी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा साइज़ है, कितने लोग इस्तेमाल, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सब इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। अब तो ये इस जनरेशन के लिए तो इतना ईजी है कि इनके पास सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। यानी वो रिसर्च आपने किया कि ये कंपनी जिस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, उस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में क्या क्या उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके नंबर्स क्या है। दूसरी चीज़ है कि जब आप मेरी कंपनी के बारे में आ रहे हैं तो मेरी कंपनी के ऊपर जैसे रिश्ता ले आते हैं ना, छानबीन करते हैं पहले भी, आप कंपनी के बारे में पहले जो है ना रिसर्च जो है वो करें कि ये कंपनी कब से बनी हुई। ये भी नेट्स पर अवेलेबल होता है, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, उनका विजन, उनका मिशन, उनके एक्शन, अगर बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर जो है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन उनकी अवेलेबल होती है। ये कंपनी कब से है, कितने लोग काम करते हैं, इसकी ग्रोथ क्या हुई है, इन्होंने कहाँ का इंटरव्यू दिए हैं, इनके एमडी ने क्या कहा है, इनकी तस्वीरें कहाँ पे लगी हुई हैं। आप कंपनी की छानबीन कंपनी से पहले जो है वो कर लें। सही। अब अगर आप अपने सीवी के अंदर राइट के ऊपर लिखते हैं कि जी कैटेगरी ये है पाकिस्तान में, आपकी कंपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, आपकी कंपनी के ये पोटेंशियल है जो दूसरी कंपनी कर रही है और आप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ के ऊपर तवज्जो दें तो आप ये काम कर सकते हैं। मैं 35,000 रुपये इस बच्ची को जब दूंगा जब ये मुझे 50,000 रुपये कमा के देगी। कमाल है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, राइट। आप अगर मेरे लिए अगर आप मुझे 50,000 रुपये को कोई फायदा मेरी कंपनी को देंगे तो मैं आपको 35,000 रुपये दूंगा। अगर आप ये कहें कि जी मैं 50,000 रुपये का, या मुझे कोई क्वांटिफिकेशन का भी नहीं पता कि आपकी कंपनी के लिए मैं कितनी अहम हूँ। देखिए मेरे जैसा शख्स, अगर कोई भी शख्स मेरे जैसा नहीं, उसको पता होगा इस बच्ची को ये भी पता है, इस बच्ची को ये भी पता है कि मेरी कैटेगरी क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ के आई है कि ये कहाँ पे काम कर सकती है, इसका मतलब है कि इस बच्ची को मेरे बारे में पता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं आगे जाके अगर मैं एम्प्लॉई जाना चाह रहा हूँ, इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मुझे 50,000 रुपये दे दें। आप मुझे ये बताएं कि सर आप ये छोड़ें कि मुझे आप कितने पैसे देंगे, मैं आपको 70,000 रुपये का फ़ायदा पहुँचवा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्किल्स ये हैं, चाहे जो भी आपकी स्किल्स है, मेरे स्किल्स ये है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ, इस पॉइंट्स के ऊपर मैं काम करती हूँ, तो कंपनी को 70,000 रुपये का फायदा हो सकता है, 80,000 का फायदा हो सकता है, लाख रुपये का फायदा। डॉक्टर साहब, ये वो मेरे जैसा बिजनेस का आदमी जो, और हर आदमी बिजनेस करने के लिए बैठा है ना टॉप के ऊपर, वो एक आदमी आगे कहे मैं आपको 1 लाख रुपए फायदा पहुंचाने वाला हूँ, आप मुझे क्या देंगे, मैं उसको क्या कहूंगा 20,000? सोचने वाली बात है। आप मुझे आगे कहें, डॉक्टर साहब जो आप रेस कर रहे हैं, आप ये जो पॉइंट्स रेस कर रहे हैं, ये हमारे अक्सरियत नौजवानों की ये नहीं पता। फिजा मेरे सामने बैठी हैं, बहुत सारे बच्चे शायद आज इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, बहुत सारे उम्मीद लगा के बैठे होंगे, हाँ, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम आपको कितना फायदा देंगे, वो यही सवाल पहले करते हैं सर तनख्वाह कितनी देंगे। मेरे साथ एक कॉलर भी डॉक्टर साहब क्या चाहेगा, हाँ मेरे साथ कॉलर भी है डॉक्टर साहब, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। कमर है हमारे साथ रावलपिंडी से, आई थिंक उनसे बात करते हैं। जी कमर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कमर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है जी, बात कीजिए। और मैं पास्ट 10 ईयर से जो है मैं एक प्राइवेट फर्म के साथ अटैच हूँ जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ कल्चर में, जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पर एक तो पॉलिटिक्स जो है ये इन्वॉल्व होती है। आप शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है। उसमें होता ही है कि एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने लगते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। आपको मालूम होगा कि मैं लेट्स सपोज मैं HR में होता हूँ और मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी भी कैंडिडेट का, तो मुझे कॉल आ जाती है मेरे ही डायरेक्टर की कि यार फलां बंदा मेरा है, इस बंदे को जो है वो आपने हायर करना है। मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो मेरिट पर कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 0 हैं, और जो एक रेफरेंस से आ रहा है उसे मुझे रखना ही रखना है, जो कि मेरे डायरेक्टर ने कहा है, अदरवाइज मेरी जॉब जो है उससे खतरा हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि इस क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? कमर, आप हमारा शो देखते रहें, इसमें मुताल्लिक बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है। मैं कह रही हूँ कि रेफरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर बाद में आए, पहले कॉल्स ले लें, उसके ऊपर जनरल गुफ्तगू कर लें। सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सज्जाद, बात कीजिए। आवाज कट करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। सज्जाद बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि एक बच्चा है वो बोर्ड टॉपर है, उसके बाद वो FSC में भी टॉपर किया है, वो इंजीनियर मैनेजर से,
जी। और वो इंटरव्यू पे वो उसको काले नहीं आती, वो मायूस होके बैठा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको उसके लिए जॉब का कुछ करे। इतना लायक बच्चा है, वो तो साइको हो जाएगा घर पे बैठा बैठा। अच्छा जी। उसको काल इतना वो जीनियस बच्चा होता है तो वो जाया होता है मुल्क के लिए टैलेंट। तो इसका क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू सो मच सजाद, आपने हमें कॉल की। डॉक्टर साहब से मैं जवाब लूंगी, लेकिन मुनव्वर साहब, जिस तरह से अभी सजाद साहब ने कॉल की, बच्चा टॉपर है, टॉप करता है हर क्लास में और उसके बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आते हैं, ग्रेड्स उसके बहुत अच्छे हैं, मगर हम यही डिमांड करते हैं जी हुकूमत, जिस तरह सजाद ने कहा, हुकूमत उसके लिए कुछ करे, टॉपर बच्चा है, जीनियस बच्चा है, मगर जब हम अच्छी नौकरी के लिए निकलते हैं तो हमें खुद नहीं देखना चाहिए कि आपका टॉपर होना काफ़ी है, या जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें हमें गिनवाई हैं उन खुसूसियत का हामिल भी होना चाहिए इंसान को। मेरी अपनी क्लास में थ्रू आउट मैं जब पढ़ रहा था पाकिस्तान में, एक लड़का होता था, उसने जिस दिन हम समर हॉलीडेज़ के बाद हम पहले दिन आते थे जी, उसने सारी बुक्स ख़त्म की होती थी। अच्छा। वो हमेशा टॉप करता था, मेरी सेकंड पोजीशन आ जाए, थर्ड आ जाए, लेकिन कभी मैं फर्स्ट नहीं ले सका। उसने गोल्ड मेडल भी लिया FSC में भी, BSc में भी और उसने कभी 6 महीने से ज़्यादा जॉब नहीं कर पाया। ही वॉज अ बुक स्मार्ट, नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। उसका कफलिंग खुले होते थे, यू नो, ही कैंट वेयर द प्रॉपर शर्ट, उसके कभी बटन टूटे होंगे। बुक्स में वो बहुत स्मार्ट था। अब गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, आपको यू हैव टू फाइंड योर ओन सर्वाइवल। गवर्नमेंट का काम है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दफा करना अपने मुल्क का, हाँ। आपको कानून प्रोवाइड करना, जॉब्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना कारआमद है किसी सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए कितना कारआमद है। मुझे सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, अगर हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी बातें की, मुनव्वर साहब ने बातें की, मगर चूंकि फिजा जॉब के हवाले से बात करी थी तो फिजा से भी जानने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट्स मुनव्वर साहब ने रेस किए या फिर डॉक्टर साहब की तरफ से उठाए गए, क्या इनके जहन में वो वाले पॉइंट्स मौजूद थे कि अच्छी जॉब के लिए ये सब खुसूसियात भी आपके अंदर होनी चाहिए। और रेफरेंस से मुतालिक जो बात चल रही है, इससे मुतालिक भी कुछ बात करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बात हो रही है जॉब से मुतालिक, इंटरव्यू से मुतालिक, और ख़ास तौर पे अभी हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंस से मुतालिक, जो अक्सर बच्चे बच्चियों का गिला रहता है, या अक्सर लोग जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं उनका गिला रहता है। अभी मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमारे साथ कमर थे, एक रावलपिंडी से हमारे कॉलर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो हमें अक्सर हर जगह पर नज़र भी आती है कि कई सालों से वो किसी प्राइवेट फर्म के साथ मुंसलिक हैं, मगर उसके बावजूद वो बताते हैं कि जो रेफरेंस से आता है वही हीरो बनता है, बाकी जितने भी काबिल हों वो सब के सब ज़ीरो बन जाते हैं। तो ये रेफरेंस जो है, इसको किस तरह से कट किया जा सकता है, या इस रेफरेंस की वजह से हम अपना कितना टैलेंट वेस्ट कर देते हैं? देखिए, सारी बात हमेशा एक बात ये समझिए कि 100 अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 100 लोगों को मुझे भर्ती करना है, हाँ। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मैं अहलियत को हटा के 100 के 100 सिर्फ रेफरेंस के ऊपर भर लूँ तो मेरी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है, मैंने अपने HR डायरेक्टर को कहा होगा कि यार इसको जो है वो रख लो, वो कितनी परसेंटेज होगी हमेशा ये भी कैलकुलेट करें ना कि वो कितनी होगी। अगर मैंने 100 में से 10 भी रख लिए तो बहुत बड़ी फिगर होगी। दूसरी बात ये कि मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूँ, मुझे कंपनी चलानी है ना, मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मुझे बहुत सारे आउट ऑफ द वे जाके बिजनेस लाना है। अगर मैं किसी से कोई फेवर ले रहा हूँ तो मुझे उसकी कोई ना कोई बात माननी भी पड़ेगी। हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि ये वन साइडेड दुनिया तो नहीं है ना, कारोबार तो वन साइडेड नहीं होता। तो अगर मुझे अपने कारोबार के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हो सकता है मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा और उसका एक बंदा रख लो, जब मेरा अपना कोई जो है वो बंदा रख लो। वो एक बंदा जो है वो कितने आ जाएंगे, क्योंकि अगर सारे नाहल आ जाएंगे तो इतना पागल तो मैं नहीं हूँ कि नाहलों को भर के अपनी कंपनी बंद कर दूँ। मैं भी तो उतनी ही फेवर दूंगा ना जितना मुझे फ़ायदा हो रहा होगा। जी। आप एक HR डायरेक्टर हैं, आपका काम ये है कि आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनते हैं जिसको KPIs कहते हैं। आप एक उस बंदे की, जैसे सबकी KPI बनती है, उसकी भी KPI के ऊपर बनाए और लगा के फाइल में रख दें, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। जब कभी डायरेक्टर साहब लोगों की परफॉर्मेंस बुलाएंगे, उनकी फाइल खुद ब खुद आ जाएगी, वो खुद फैसला करें। भाई वो डायरेक्टर है ना, वो मालिक है उस कंपनी के, भाई उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो 2 बंदे 4 बंदे अगर अपने रखते हैं तो वो रख सकते हैं, और उनका आपको जवाब भी नहीं देंगे और हो सकता है आपको बताएंगे भी नहीं कि इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपकी कंपनी के अंदर रखनी होती है जो आप नहीं भी चाहते, लेकिन वो कंपनी की बड़ी पिक्चर में ज़रूरत होती है।
तो उससे कोई ना कोई गेन मिल रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो शख्स बिजनेस चला रहा है या जो शख्स अपनी कंपनी को रन कर रहा है, डेफिनेटली उसको बेहतर पता है कि किसको हायर करना है। या आप सब लोग तो रेफरेंस वाले हायर नहीं कर सकते, सिफारशी कल्चर तो नहीं हो सकता, चंद एक को करते हैं। मगर उन चंद एक की हायरिंग की वजह से जो काम करने वाले टैलेंटेड लोग हैं, आप इस चीज से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि उनका मोरल कितना ज्यादा डाउन हो जाता है? देखिए, अगर मुझे सारी बात यह है कि मैं अपने अंदर कितना मुतमईन हूँ, मैं अपना काम खुद कितना डिलीवर करना जानता हूँ। अगर मुझे काम आता है, मैं बहुत अच्छा काम भी करता हूँ, दूसरा शख्स आके काम नहीं कर रहा, उसको माइलेज मिल रहा है, वो कंपनी का भतीजा है भाई, उसको माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो कंपनी के डायरेक्टर का भतीजा नहीं हूँ ना, तो मुझे वो पोस्ट नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। लेकिन अगर मैं ये हकीकत पसंदी है, जितना हकीकत पसंदी के अंदर बंदा रहेगा, उसको ये बात पता होना चाहिए यार सारी तारीफ तो उसकी हो रही है, होगी ना भाई, कंपनी उसकी है ना, उसके चाचा की, उसके भतीजे की, उसके मामू की, मेरी नहीं है। लेकिन अगर मुझे काम आता है, वो सलाहियत मुझसे कोई छीन सकता है? मेरे काम करने की सलाहियत मुझसे कोई छीन सकता है? मैं आपके नए बच्चों की बात बताता हूँ। आज आपको पता है कि आज आधा पाकिस्तान बेरोजगार है। आज अगर मैं एक पोस्ट के लिए सिर्फ कहूँ तो क्या हाल होगा कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, इतनी एप्लीकेशंस आ जाएंगे। आप देखते हैं एक पुलिस वाले की जॉब के लिए 50-50 हज़ार लोग जो है वो अप्लाई कर चुके होते हैं एक कांस्टेबल की जॉब के लिए। भाई वहाँ के ऊपर आपके ख्याल में मैं इफ़ बेट दन नखरा सुनूंगा? मेरे पास अगर ये चॉइस है कि जी 10 आदमी में से मुझे बेहतरीन में से मैं एक चूज़ करना है, उसमें कोई भी एम्प्लॉय अपनी कंडीशन बताएगा, मैं सुनूंगा कि जी मेरी कंडीशन ये है। कंडीशन के ऊपर तो आज जॉब नहीं मिलेगी ना बेटा, आज सरेंडर करने पे जॉब मिलेगी। दूसरी बात, इस दुनिया के अंदर कोई किसी को नहीं सिखाता, कोई किसी को जो है वो नहीं सिखाता। नन भावाजी भी एक दूसरे को खाना पकाना नहीं सिखाती, ये तो हमारी ज़हनियत है कि वो नहीं सिखाते। यहाँ पे आप एक कंपनी के अंदर जाएं और कंपनी आप शाम को क्या कहते हैं, मेरा तो काम नहीं था इन्वेंट्री का, मुझे इन्वेंट्री का भी काम मुझे दे दिया, मेरी तो तनख्वाह अकाउंट्स की थी, मुझे इन्वेंट्री का भी काम दे दिया। अल्लाह के बंदे, इन्वेंट्री का काम दे दिया, सीखने का मौका मिला ना। आप फ्रेश आए हैं, आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको एक काम सीखने का मौका मिल गया कि ये काम भी मुझे आता है। आपने 6, 8, 10 महीने मेहनत कर ली, आप जब किसी दूसरी जगह जाएंगे तो आप उसको बताएंगे ना, सर मैं इस डिपार्टमेंट में फिट होता हूँ, मैं इसमें भी होता हूँ, इसमें भी होता हूँ, मुझे 3 डिपार्टमेंट का काम आता है। आपने अपनी वैल्यू ऐड की ना डॉक्टर साहब, ये जज्बा शायद ही ये जज्बा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो शायद ही हमें नजर आता हो, क्योंकि अक्सर यही होता है, मैं तो इस काम के लिए चुना गया हूं, मैं दूसरे का काम क्यों करूं, मुझसे तो ज्यादा काम करवाया जा रहा है, मुझे उतने पैसे नहीं दिए जा रहे। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होकर कहते हैं भाड़ में जाइए, नौकरी हम नहीं करने वाले। इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, रिदा, उनसे बात करते हैं। जी रिदा, बात कीजिए। रिदा, अगर हमें सुन सकती हैं तो बात कीजिए। जी मैडम, है ना, मेरा भाई है जी 8 क्लासें उसने की हुई हैं, और ना वो कहता है मेरे आर्मी में जाना है, उसको आर्मी में जाने का बहुत शौक है। तो वो अभी 21-22 साल उसकी उम्र है, उस आर्मी भी नौकरी नहीं मिल रही और वैसे भी वो कोई काम नहीं करता। अच्छा, जो मैंने समझा है वो आप बता रही है कि 8 जमातें पास है आपका भाई। जी मैडम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिदा, आपने हमें कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर साहब से भी इसका जवाब लूंगी। अब ऐसी सूरत हाल में मुनव्वर साहब, उनके भाई हैं, 8 जमातें पास हैं, वो आर्मी में जाना चाहते हैं और 21-22 साल के माशाल्लाह यंग नौजवान हैं, लेकिन नौकरी कोई और भी नहीं मिल रही। अब 8 जमातें वो भी पास हैं, अब इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, आर्मी का तो जो क्राइटेरिया होगा वो उसके हिसाब से उनको हायर कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें फिजिकल फिटनेस है, फिर उनकी एजुकेशन का एक लेवल है, तो पता नहीं वो क्वालिफाई करते हैं मेडिकल के हिसाब से या नहीं करते, या उनकी जो एजुकेशन का क्राइटेरिया, मुझे नहीं पता कि 8 जमात पास के लिए कोई आर्मी में कोई पोजीशंस हैं या नहीं हैं। मेरा ख्याल मैट्रिक तो होगी कम से कम, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट इनटू द आर्मी, तो उसके चैलेंजेस तो होंगे। अब रह की बात कि हम कभी कभी फिक्सेटेड हो जाते हैं, एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं कि हमने यही काम करना है, शायद इसके अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, तो इंसान को अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। मुझे खुद पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी आईसाइट वीक थी, आई कुडंट गो टू द एयर फोर्स, राइट, तो आई फिगर्ड आउट समथिंग एल्स। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान वो काम करे जो ऑफ कोर्स आपकी सलाहियत भी हो ना, आप में जिस्मानी तौर पे भी आपको अच्छा, सलाहियत तो फिजा में भी बहुत सारी होगी। फिजा, रेफरेंस से आपने नहीं कभी सोचा फलानी लड़की रेफरेंस से आई है, मैं क्यों इतना काम करूं? सोच आती है समटाइम्स कि वो होंगे भी ना, है रेफरेंस के ये काम कर रही है, मैं ये नहीं कर रही, मैं क्यों कर रही हूँ, इसका काम मैं क्यों करूँ? सिफारिशी है, ये तो सिफारिशी है। कभी ये बातें हुई बैठ के 4 लड़कियां आपस में बात होती है, ऑब्वियसली मुंह नहीं लगाना हमने, ऐसे ही होता है ना? नहीं, ये नहीं कहते मुंह नहीं लगाना, इससे पूछे किसका रेफरेंस था, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, किस बेस पे आई हो, क्या करोगी आगे, तो यहाँ से एक्सपीरियंस बनेगा, या पहले एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी इतनी सैलरी, तो वो सीधा बताती नहीं मैं फलाने के रिश्तेदार हूँ, बताती नहीं? बताती
धड़ल्ले से बताते हैं। धड़ल्ले से वहीं बताते पे हैं। मॉरल कुछ डाउन होता है कि नहीं? थोड़ा सा होता है कि रेफरेंस होता तो क्या था, अच्छा फलां का रेफरेंस होगा, आपने उससे नौकरी से कहते पहले हैं। रेफरेंस ढूंढा था? ऑब्वियसली जिस तरह मेरे मामू हैं जॉब करते हैं एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे बोला था कि आप अगर कोई वैकेंसी हो काइंडली मुझे वहाँ पर रेफ़र करें, तो कहते हैं रेफ़र जो करना है तो बेहतर है कि आपके पास जब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, एट द टाइम ऑफ माई ग्रेजुएशन, तो कहते हैं आप खुद से ट्राई करो, आप ऑनलाइन अपनी CV ड्रॉप करो। अच्छा, बड़े बड़े ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो कि रेफरेंस के चक्कर में अपने कई साल मिस कर देते हैं और कोशिश नहीं करते। ये जो आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, मुनव्वर साहब की गुफ्तगू सुनी, कुछ सीखा इससे कि कहाँ पर कमियां हैं, क्या होना चाहिए, या कोई आपको लगता है कि दूसरा शख्स नौकरी के लिए जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? जहाँ तक मैंने अभी तक, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक बात की थी कि आप कितना प्रोडक्टिव हो, कितना आप कंपनी को फ़ायदा दे रहे हो, हाँ। उतना आप डिमांड कर सकते हो कि ठीक है ये मेरा काम है, ये मैंने किया है, मुझे ये चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी गुडविल होनी चाहिए। सही है, यानी कि पॉजिटिविटी रट्टे वाला काम नहीं होना चाहिए, आपको खुद भी कुछ सलाहियत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ इस सेगमेंट के। कोई ऐसा मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें, लड़के लड़कियों को जो जॉब करते हैं या करने के लिए जा रहे हैं, जिनका आज इंटरव्यू है, उनको पता होनी चाहिए वो बातें? बेटा एक बात याद रखिए कि रेफरेंस आपको एंट्री तो दिला सकती है, हाँ। लेकिन ताहयात आपको वहाँ पे रुकवा नहीं सकती। क्रिकेट टीम के अंदर सिफारिश से आप आ तो सकते हैं, 3 दफ़ा आउट होने के बाद आप किसी के भी चाचे भतीजे हों, रह नहीं सकते, आपको टीम से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल सही। तो आप ये याद रखिए कि रेफरेंस आपको सिर्फ घुसा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी काम करता हूँ, अब मुझे इसलिए काम नहीं करता हूँ कि 9 से 5 मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 20,000 रुपये का काम करूँगा। हाँ। अगर मैं 40,000 रुपये का आदमी हूँ और 40,000 रुपए का पोटेंशियल का काम करता हूँ और मुझे मिलते 20,000 हैं, आप यकीन माने मुझे अपनी ज़िंदगी में तरक्की से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना शुरू करूँगा, मैं यकीन माने ज़रूरत बन जाऊँगा, और जब ज़रूरत बनूंगा तो मेरे लिए हर वक्त जॉब तैयार होगी। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुनव्वर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहिए हमारे देखने वालों को? मैं कहता हूँ स्किलफुल हो जाएं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा। चलिए, इस जुमले के साथ ही मैं इस सेगमेंट को तरफ लेकर जा रही हूँ। फिजा आपका शुक्रिया, मुनव्वर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अक्सर चीज़ें हमें अब आसपास अपने सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो होती है बच्चे की नशोनुमा से मुताल्लिक। बच्चे की नशोनुमा ठीक से नहीं हो पा रही, बच्चे की ग्रोथ आपकी ठीक नहीं है, या बच्चे की शेप डिफरेंट हो रही है, या बच्चे की शेप जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, ये क्यों होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं, और इसके अलावा हमारे वहम बहुत ज़्यादा हैं। और उन वहमों में ये चीज़ शामिल है, जैसे कहते हैं कि जी किसी कब्रिस्तान के करीब से किसी भी प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन को नहीं गुजरना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से मुंसलिक कर दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे रात के किसी भी औकात से मुंसलिक कर दी जाती हैं कि जी इसमें बच्चा आपका ठीक नहीं रहता, बच्चे की नशोनुमा ठीक नहीं हो पाती, या बच्चे की शक्ल या उसकी शेप चेंज हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है, तो किसी न किसी मार्क्स के हवाले से ख़ास तौर पे किसी चीज़ को मंसूब कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें वाकई होती हैं, इसमें हमारा इस्लाम क्या कहता है, और इसके साथ साथ बच्चों की नशोनुमा में डॉक्टर्स के हवाले से क्या आपको राय दी जाती है, या डॉक्टर आपको किस तरह से गाइड करते हैं। मगर इसके साथ साथ आपकी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक डॉक्टर तो आपको रहनुमाई दे सकता है, और मगर इसके अंदर आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसमें हम अक्सर चीज़ें जो कोताहियों में तब्दील कर देते हैं और कोशिश करते हैं, अच्छा जी हमें लगता है कि पेट भर के खाना ही शायद हमारे लिए मुनासिब है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले हमारे साथ नौरीद फातिमा साहबा मौजूद है, इस्लामिक से कॉलर रहेंगे। इनसे जानेंगे मुख्तलिफ चीज़ें, ये तो हम्मात और वहम जो हम अपने जहनों में पाल लेते हैं, ख़ासतौर पर जब औरत हमल में होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर मरियम इकबाल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मुतालिक में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ यमुना चट्टा भी मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले मैं नौरीद फातिमा साहबा आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ख़वातीन का पेट से होना कहते हैं, या हमल में जाना, या बच्चे का प्रेगनेंसी ये होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर अपनी रहनुमाई देते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत अपनी देते हैं, मगर हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो वहम आपके दिलों में डालते हैं, तो हम्मात आपके अंदर पैदा कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बात की जी, हामला ख़वातीन को कब्रिस्तान के सामने से नहीं गुजरना चाहिए जी,
इसमें क्या हकीकत है? वाकई ऐसा है कि बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट आता है? बहुत शुक्रिया सरवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी इस गुफ्तगू को जो भी लोग सुने, जो ऑलरेडी इन तवहुमात का शिकार हैं, वो न्यूट्रल होकर सुने, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि जो भी हमारी मिथ्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, हम उनके साथ इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो ठीक है, इंडियन कल्चर के तहत कुछ चीज़ें, हिंदुआना रस्मों के तहत और उनके नज़रियात के तहत कुछ चीज़ें अगर हमारे साथ मुंसलिक हैं और चली आ रही हैं और आपको नहीं पता था और आज आपको पता चला कि कुरान और हदीस की रोशनी में दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, आया वो उनकी कोई हकीकत है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि रुजू कर लेने में और उनको छोड़ देने में कोई हरज नहीं, बल्कि आपका ही फ़ायदा है। जी, आपने जिन मिथ्स की बात की है उनमें कुछ तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो वाकई मिथ्स हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो हकीकत से भी उनका ताल्लुक है। अब जादू को हम डिनाई नहीं कर सकते, जिन्नात को और इन जो एक ना नज़र आने वाली मखलूक़ात हैं, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते, इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए कुरान करीम में सूरह जिन मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब जिन्नात का तज़किरा किया, क्रिएशन ऑफ मैन का तज़किरा किया, तो इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया। और वह अल्लामा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब से कायनात बनी है सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो वो जो एक खैर और शर है, नेकी और बदी है, अच्छाई और बुराई है, वो पैरेलल चल रही हैं। अब जो आपने बात की फैमिली वे पे जो ख़वातीन है वो कब्रिस्तान जाएं या ना जाएं, उसके हवाले से अगर मैं स्पेसिफिक हूँ तो कब्रिस्तान वो जगह है कि जहाँ पर काला जादू करने वाले लोग अमूमन पाए जाते हैं। खाली कब्रों के अंदर बैठकर चिल्ले करते हैं, खोपड़ियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जादू किया जाता है। और इन जगहों के ऊपर क्योंकि वो गैर आबाद जगह ढूंढते हैं, बेआबाद जगह, तो हमारा कसूर ये है कि वो जगह जहाँ से हमने जाके इबरत हासिल करनी थी, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, बेआबाद कर दिया। अब वो जाके जब वहाँ अमलियात करते हैं तो जादू का और जो शरपसंद अनासर है उनका असर हमेशा कमज़ोर जगह पर होता है, कमज़ोर फर्द पे होता है। तो जब आप मदर वॉर्म में जो बच्चा है वो तो अभी स्टेजेस जो क्रिएशन की है वो तो उनसे गुजर रहा है, वो तो अभी सेल्फ डिफेंस के काबिल नहीं हुआ, कमज़ोर होता है, उसके अंदर अभी वो रूहानी कुव्वत और ताकत नहीं है, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है और उस खातून के ऊपर भी हो सकता है। ख़वातीन का तो वैसे ही दीन इस्लाम के अंदर कब्रिस्तान में जाना बहुत ज़्यादा अहसन करार नहीं दिया गया, इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया गया। इसमें नौरीद फातिमा साहब सामने से कहते हैं, सामने से भी नहीं गुजरना चाहिए कब्रिस्तान के अंदर, जाना तो दूर की बात है, उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नहीं देखिए, हम लोग बुनियादी तौर पर बहसियत कौम बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर इधर चलते हैं तो कहते हैं बिल्कुल ही नहीं, अगर इधर जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं बस यही कुरान और शरीयत है। इस्लाम दीन तवाज़ुन है। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, कोई अजीज़ रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया, ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाने का ये तरीका है कि वो बावुज़ू होंगी, वो तहारत की हालत में होंगी, वो बापर्दा होंगी, वो खुशबू नहीं लगाएंगी, वो महरम के साथ जाएंगी और सब्र के साथ जाएंगी, जज़ा फ़ज़ा नहीं करेंगी, और अगर वो जाएंगी तो अपना हिसार करके जाएंगी। ठीक है, ये इन पे तो साथ साथ बात करेंगे, मगर डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जो औरत पेट से होती है दौरान हमल, वो बहुत सारे इश्यूज भी उनको क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कौन से ऐसे मेजर ऐसे मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के अंदर ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, हमारी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारी औरतों में नज़र आ रहा है प्रेगनेंसी में, वो अनीमिया है या खून की कमी है। उसकी वजह बहुत सारी हमारी डाइट्स हैं, वही फिर बहुत सारी मिथ्स हैं कि ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो हमें फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी की हर स्टेज पे। और जो आयरन की कमी है वो बेबी को भी इफ़ेक्ट करती है और मदर को भी इफ़ेक्ट करती है। एक आम आदमी को तो करती ही है, बट कि प्रेगनेंसी में डबल लोड होता है हर चीज़ का, आप समझ सकते हैं। हार्ट पे भी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में जो अनीमिया या खून की कमी है वो जानलेवा भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, और ये हमारी ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा जो फलाद की कमी होती है, यहाँ पर प्री मैरिज काउंसलिंग ये होती है, कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो प्रेगनेंसी सोचने से भी 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो भी नहीं लिए जाते। प्लस हमारी डाइट्स ऐसी होती हैं कि उसमें फलाद नहीं होता, तो बेबी की नशो नमा के लिए फलाद जो फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, स्पेशली शुरू के 3 माह में बहुत ज़रूरी है, वो भी नहीं होता। उसके अलावा वही कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। विटामिन डी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तानी वेमेन में, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। प्लस ये कि शुगर, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जूस पीना जो है बहुत ताकतवर है ख़वातीन के लिए, और प्रेगनेंसी में इनएविटेबली हर फीमेल जो है वो जूस पे लग जाती है। वो ये नहीं समझते कि वो उससे शुगर एकदम बढ़ जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि उससे बहुत न्यूट्रिशन भी
कैलोरी मिले, उससे कहीं बेहतर है कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। वैसे फ्रूट खा लें, जूस सिर्फ शुगर हाई करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह से आप सिर्फ फ्रूट लेते हैं, अभी आप बता रही हैं कि जूस के ऊपर ना सिर्फ रहें, आप फ्रूट को भी खा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप अगर, मैंने कुछ ऐसी डॉक्टर्स भी देखी हैं कि अगर आप फ्रूट खाएंगे तो वो आपको लगता है, जूस पिएंगे तो वो आपके बच्चे को लगता है। नहीं, इट्स ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ मिथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आपको बेसिकली प्रेगनेंसी में जो ईटिंग फॉर टू का कॉन्सेप्ट है ना कि 2 बंदों के लिए खाना है, वो बिल्कुल गलत है। ऑन एन एवरेज जिसका जो प्री प्रेगनेंसी वेट था वो नॉर्मल था, उनको 11 to 16 kg ज़्यादा वेट तो गेन करना ही नहीं चाहिए, यानी कि 25 से 35 पाउंड ज़्यादा वेट तो होना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में गेन एक नॉर्मल बंदे के लिए। और जो ऑलरेडी थोड़े ओवर वेट हैं उनको तो इससे भी कम वेट गेन करना है, 5 to 9 kg इनफ है। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वजन बढ़ता है वो आपके लिए तो नुकसानदेह है, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे की सेहत पे भी असरअंदाज हो। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपका बच्चा बड़ा सेहतमंद पैदा होगा। बिल्कुल, इसका कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये कि आपकी शुगर होने का बहुत चांस बढ़ जाएगा और डिलीवरी भी मुश्किल हो जाएगी और आगे बाद में ऑब्वियसली उस वेट गेन की। जी बिल्कुल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी खाएं, ज़्यादा खाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी बात करी थी डॉक्टर साहब अभी यमुना के, हमारी जो ख़वातीन हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ नज़र आते हैं वो तो आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, हमें फौलाद नहीं नज़र आ रहा होता। ये वो मेजर इश्यूज़ हैं जो किसी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। तो कौन सी ऐसी डाइट है जो हम जिन ख़वातीन की शादी हुई है, शादी से पहले जो लड़कियां ले सकती हैं, या फिर इस कंडीशन में वो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, ये आपके लिए बड़ी अच्छी होती है? जिसमें डॉक्टर मरीम ने बताया कि फौलाद की कमी हो जाती है और प्रेगनेंसी हमारे यहाँ प्लान नहीं की जाती। ये चीज़ें न्यूट्रिशन में भी लिटरेचर में मेंशन है कि आपको यू हैव टू प्लान योर प्रेगनेंसी। 3 माह पहले से आपको वो ग़िज़ा लेनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जिस तरह फौलाद की कमी कहा तो फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा दिया जाता है 3 महीने पहले। उसके साथ अब देखें, आपको पता है कि आपको एकदम से आयरन का इस्तेमाल होना बॉडी में, खून आपका चाहिए एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए बॉडी में। कुछ लड़कियों का प्रेगनेंसी वाले फेज में एंटर होने से पहले ही उनका आयरन लेवल लो होता है, बहुत लो और उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। चेहरा हल्का सा पिलाहट में होता है और वो चूँकि रोज़ाना अपने आप को देख रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता अनलेस उनको कोई और बंदा देखे आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वो ज़रूर कहेगा अच्छा नहीं तो पिलाहट है चेहरे पे। तो हमें सिम्टम्स होते हैं छोटे छोटे जिनका ध्यान नहीं रख रहे होते। तो विटामिन डी की आप बात कर लें, और यकीन कीजिए प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं जब भी आती हैं ये उस टाइम पीरियड के लिए डाइट प्लान लेने के लिए, मैक्सिमम का विटामिन डी मैंने 6 तक भी कम देखा है। और कहाँ इतना ऊपर होता है और कहाँ 6 तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली बात है। तो आपका 3 मंथ्स पहले बेहतर है कि आप टेस्ट करवा लीजिए विटामिन डी का, आप CBC करवा लें, वहाँ से आपको अपना एज भी पता चल जाएगा और साथ फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करें। तो डी के लिए भी आप इजीली आप एक कैप्सूल ले लेते हैं, सॉफ्ट जेल उनकी मिलती हैं, आप कैप्सूल ले लें 2-3 दफ़ा लें, आपका पूरा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आयरन की कमी में मैं एक चीज़ बहुत यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी, जब भी आयरन की कमी होती है बॉडी के अंदर, खून की कमी होती है, उसमें नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज़ हम जाते हैं, हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कौन से जो फूड्स हैं जो आयरन रिच हैं या कौन सा खून बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, अक्सर नज़र आता है। ठीक है। उसके अंदर अभी हम बैठ के हम सारे बात भी कर रहे थे कि कुछ फूड्स हैं, फूड्स की पहले बात 2 कैटेगरीज हैं। एक को कहा जाता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, एक को कहा जाता है लो बायोलॉजिकल वैल्यू। अब आपको गूगल ये ज़रूर बता देगा कि ये सारे फूड्स हैं जो आप लें तो आपका बेहतर हो सकता है आयरन, पर वो आगे जो चीज़ नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा कि क्या इनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है, क्या जिसम इसको अपना हिस्सा बना पाएगा, क्या वाकई इनसे आयरन मतलब रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पालक लेते हैं ना, हर एक को पता है कि पालक जो है वो खून बढ़ाती है, उसमें आयरन है, बहुत आयरन है उसके अंदर। ठीक है। पर हमारा जिस्म जो है वो उसका आयरन 100% एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। और हम क्या करते हैं, हम पालक के पालक लिए जा रहे होते हैं। आपका जो हमारी बॉडी में जो आयरन, ये बच्चों की, ये प्रेगनेंसी के अलावा भी जिन बच्चों में आयरन कम है, जिन खवातीन का आयरन कम है, जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ का आयरन कम है, आपके लिए जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है वो है मटन और बीफ, इसमें सबसे अच्छा आयरन है। पर एट द सेम टाइम आपने प्रेगनेंसी में इसको बहुत ध्यान से लेना है। इसलिए बेहतर होता है कि आप प्री प्रेगनेंसी 3 महीने पहले लेना स्टार्ट करें, अपना आयरन लेवल अच्छा करें, साथ फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें कि अगर उसमें फैट है ये जो तो आप मोटापे की तरफ ना जाएं। आपने फूड्स की बात की है डॉक्टर साहब, हमारी ख़वातीन हैं वो कहती हैं जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो बहुत ज़्यादा नौजिया फील हो रहा होता है, घर में कोई कुकिंग ऑयल से कुछ बन रहा हो तो बहुत बुरी स्मेल आपको फील होना शुरू हो जाती है, आपको किसी के परफ्यूम की स्मेल बुरा फील होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ख़वातीन की ज़्यादा कोशिश होती है घर में कुछ ना बनाओ, बाहर से ही ऑर्डर कर लो। वो जंक फूड आ रहा होता है, बर्गर आ रहे होते हैं, शवरमा आ रहा होता है, फ्राइज़ बन रहे होते हैं।
ये आपके लिए इस कंडीशन में और आपके बच्चे के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं? ये दो तरह से बहुत हार्मफुल। एक तो ऑब्वियसली जंक फूड इटसेल्फ इज़ वेरी हार्मफुल कि उसमें कैलोरी तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन ज़रूरी की न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली जंक फूड जो है आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है, जो प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मफुल है। प्लस ये कि ऑब्वियसली आपकी शुगर का भी चांस होता है होने का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो बाहर खाने का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ख़राब है कि आपको नहीं पता कि हाइजीनिक है कि नहीं। और प्रेगनेंसी में इशू ये है कि आप हर किस्म के एंटीबायोटिक्स नहीं देते। हम बहुत कंजर्वेटिव हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। सिर्फ कुछ ही एंटीबायोटिक्स हैं, दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो बाहर खाने से क्या होता है, वो फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शंस, और फिर हमारे हाथ बंधे हैं कि हम हर दवाई दे नहीं सकते, और जो दवाइयाँ लिमिटेड सी हैं उस पर अक्सर असर नहीं भी होता और देर से वो बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। मुझे इस वक्त फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली जंक फूड के हवाले से बात करेंगे, जिसकी क्रेविंग सबसे ज़्यादा हामला ख़वातीन को होती है। मगर आपके पेट के अंदर मौजूद बच्चे के ऊपर उस जंक फूड का क्या असर पैदा होता है, इससे मुतालिक भी जानेंगे। अगर आप भी किसी वहम या तोहमात से मुतालिक जानना चाहते हैं कि वाकई आपने ये चीज़ें भी सुनी, ऐसा होता है या नहीं होता, तो नूरीत फातिमा साहबा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे आप रहनुमाई ले सकती हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जंक फूड से रिलेटेड कि किस तरह से ये हमला ख़वातीन और ख़ास तौर पे आपके पेट के अंदर मौजूद जो बच्चा है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मगर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अहम और तोहमात हैं उनसे मुतालिक भी हम बात कर रहे हैं। इस वक्त नूरीत फातिमा साहबा से बात करते हैं। अच्छा नूरीत फातिमा साहबा, ये कहते हैं कि आपको एक तो मगरिब के वक्त हमला ख़वातीन को नहीं घर से निकलना चाहिए, और इसके साथ साथ कहते हैं कि अगर आप किसी का बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास आप उसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी कब्रिस्तान के जो आसपास स्टॉल्स लगे होते हैं फूलों के, वहाँ से फूल ना ख़रीदें, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चे की वफ़ात हो जाती है, बच्चा इंतकाल कर जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी बातों का मेरा ख्याल है कि सिवाय इसके कि वो जो सीना बसीना जहालत के पेश नज़र चली आ रही हैं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बड़ी खूबसूरत बात मैं कहूँगी, वक्त कम है, जो बात जो है वो मुख्तसर और जामे हो कि हो इल्म अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। जो आधा इल्म होता है, जो अधूरी बात आपको पता चलती है। हाँ, मगरिब के वक्त जो आपने कहा हदीस के अंदर है कि जब शाम का अंधेरा फैलने लगे, चूँकि वो शयातीन को आज़ाद करने का वक्त होता है, तो उस वक्त में अपने जानवरों को बांध लो, अपनी ख़वातीन और बच्चे। मैंने शुरू में बात की थी कि जो कमज़ोर होता है जिस्मानी तौर पर, उस पर अटैक होता है। तो फिज़िकली जो है वो स्पिरिचुअली और जो आप साइकोलॉजिकली कह लें कि जो कमज़ोर होते हैं अकीदे के एतबार से भी, वो अभी उनकी वो पुख्तगी नहीं होती। तो इसलिए हुक्म है कि आप उनको घरों के अंदर जो है वो महफूज कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर आप कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होना है वो घर के अंदर भी हो सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप सीरत पढ़े, उनका एक वाक़या मिलता है कि उनके दौर के अंदर से अब्दुल्ला नामी एक शख्स थे, उनकी बेटी को उनके घर की छत के ऊपर से जिन्नात उठाकर ले गए। और फिर उन्होंने उनको बताया कि ये अमल करें, इस जगह पर जाएं, जिन्नात का सरदार आएगा, वो आपसे पूछेगा, आपने उनको कहना है कि मेरी बेटी को वापस लौटा दें। और फिर वो बेटी वापस लौटाई गई। तो जिन्नात का, आसेब का, ये नेगेटिव जितनी चीज़ें, इनका असर 4 लोगों पे, 4 कैटेगरीज पे होता है। एक वो जो आमिल होते हैं, उनसे जो चीज़ें पकड़ी नहीं जाती वो फिर उल्टा उनके ऊपर हमला करती हैं। दूसरा, जिन पर ये काले जादू और अमलियात कराए जाते हैं, उनके ऊपर होता है। तीसरा, उन लोगों के ऊपर होता है कि जो खुदा न खास्ता यूँ कहने ज़ईफ़ुल एतकाद, कमज़ोर या इस तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर होता है, या नापाकी के ज़्यादा उसमें वो रहते हैं। और चौथे वो लोग होती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, जिनको ये शैतानी चीज़ें जो है वो विक्टिमाइज़ करती हैं, कि वो उनकी हुस्न की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से, जिसमें हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। लेकिन यहाँ सरवत मैं एक बात ज़रूर करूँगी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हम देखते हैं कायनात की 4 बेहतरीन ख़वातीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किरा किया। माँ की नेकी का, उसके तकवा का, उसकी परहेजगारी का असर उसके बच्चे पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आप देखें, मदर वॉम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो यहया अलैहिस्सलाम की वालदा को कह रही हैं कि मैं अपने पेट में जो मौजूद अल्लाह ताला का नेक बंदा और बच्चा है, मैं उसका सलाम आपके पेट में मौजूद बच्चे को सुन रही हूँ। दोनों अंबिया हैं।
आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती हैं कि मुझे फरिश्तों ने आके मुबारकबाद दी कि आपके पेट के अंदर खैरुल आलमीन है, आप उनसे हामिला हैं। फिर आप देखें जितने आइम्मा अहले बैत अथहार हैं वो ख़वातीन बताती हैं, उनकी माओं ने बताया कि हम अपने पेट से इसमें अल्लाह का जिक्र की आवाज़ें सुना करते थे। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा कि जो हमेशा बावुज़ू रहा करती थी, और आप जब पैदा हुए तो उस रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी आप रोज़े से थे। फिर बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, ये वाक़यात कोई यूँ कह लें मनगढ़ंत किस्से नहीं है, हिकायात नहीं है, तो हकीकत है। 18 पारे उनकी वालदा को हिफ्ज़ थे, वो चलते फिरते उनका जो है वो मंजिल किया करती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो सिपारे उसको हिफ्ज़ बिल्कुल माँ का किरदार, उसकी सीरत उसके पेट में मौजूद बच्चे पर लाजमी होती है। जिस तरह से हमने डॉक्टर मरियम से पूछा यमुना कि जो जंक फूड ख़वातीन लेती हैं, नोज़िया की कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा और उनका दिल चाहता है कि क्रेविंग होती है बाहर का खाना खाया जाए या ख़ास तौर पे बर्गर्स और शवर्मा वगैरह खाया जाए, हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो मेरा बच्चा पैदा हो रहा है उसका कद काठ भी बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए, बेटी हो तो वो भी अच्छे कद की हो, बेटा हो तो माशाल्लाह वो तो 6 फुट का होना चाहिए। मगर हम ये नहीं सोचते कि हमारे पेट में जो बच्चा है उसको जो हम डाइट दे रहे हैं वो उसके कद को कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी। देखिए बहुत सी चीज़ें जेनेटिकली डिटर्मिंड है, उन पे किसी का कोई जोर नहीं है। ये कहना है कि आप दूध बहुत पिए, और मैंने बहुत ख़वातीन में देखे कि दूध जो है उसको हमेशा हर एक को पता है, बहुत एक चीज़ कॉमन सुनने में कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है क्योंकि उसके अंदर बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, हम बहुत सी ख़वातीन इस चक्कर में पड़ी होती है कि बच्चा सफ़ेद होगा, क्योंकि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम बच्चा सफ़ेद कोई चीज़ देखें, खूबसूरत चीज़ देखें या दूध आप पिए, कोई सफ़ेद चीज़ पिए। तो क्योंकि हमारी कल्चर देखें ना ऐसा है कि आप बच्चा देखने जा रहे हैं, आप पहला कमेंट उसके कम्प्लेक्शन पे करेंगे काला है गोरा है। ये चीज़ बहुत एक काफ़ी अजीब सी मुझे चीज़ भी लगती है कि बजाय इसके कि ये दुआ दी जाए कि बच्चा अच्छी सेहत का हो, अच्छी उसकी सेहत रहे, एक अच्छी नेक सूरत नेक सीरत वगैरह, हम ये करने की बजाय हम उसकी कम्प्लेक्शन पे उसकी चीज़ों पे कमेंट करना शुरू करते हैं। ये रीज़न है कि हमारी ख़वातीन इस चक्रों में पड़ी भी हुई हैं, तो काइंड ऑफ जस्टिफाइड है हमारे सोसाइटी के इश्यूज़ की वजह से। फिर होता क्या है कि आप जो भी खुराक दे रहे हैं बच्चे को ना, खुराक के रंग का, फूड के रंग का किसी सूरत बच्चे पे कोई असर नहीं होना। ऐसा नहीं कि आप उसे कोई डार्क कलर्ड वेजिटेबल या फ्रूट आप खा रहे हैं तो बच्चे का रंग वैसा हो जाएगा। आप जो खा रहे हैं उसका बच्चे पे बेइंतहा असर होता है। आप जंक फूड फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अब एक चीज़ होती है हम उसे कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है कि आपको डाइट से कोई भी चीज़ ली, आपको हर चीज़ ने कैलोरीज देनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेनली कॉन्सेप्ट होता है कैलोरीज पूरी होनी चाहिए। क्या वो ग़िज़ाइयत दे रहा है? अब जो बर्गर आप ले रहे हैं वो उसने आपको सिर्फ शुगर रेस करनी है, उसने आपको गलत टाइप का फैट देना है जो आपकी बॉडी में जाएगा। आप नगेट्स खा रहे हैं बाजार से मंगा के, घर में आप लेके नगेट्स ले रहे हैं, इसका किसी सूरत कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही ये आपकी प्रोटीन इंक्रीज़ करेगा और ना ही ये बर्गर या शॉर्मा वगैरह बाजार के हैं या आपकी जो है आपको ग़िज़ाइयत देंगे। दूसरा, किस चीज़ में बन रहे हैं, किस तेल में बन रहे हैं, वो तेल कितनी दफ़ा रीयूज़ हुआ है, इस चीज़ का आपको कतन पता नहीं है और वो आपके लिए हार्मफुल है इन द लॉन्गर रन। ठीक है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है शहजाद, पहले उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि मेरी मिसेज को दूसरा मंथ स्टार्ट है जी, तो उनको उल्टियाँ नहीं रोक रही बाजी, हमने बड़ा तो किया है, तो उसके बाद जो भी खाती है उल्टी आ जाती है, जो भी खाती है उल्टी आ जाती है। तो उनके लिए अगर कोई अच्छी सी मेडिसिन या कुछ तरह से हो तो आप बता दीजिएगा। आप अपनी बेगम को डॉक्टर के पास लेके गए, उनसे बात की है आपने? जी 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 जी, यहाँ पे मैं भालपुर में रहता हूँ, उसकी बार हॉस्पिटल में मैं लेके गया था, 2 दफा अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। ठीक है ठीक है, तो उन्होंने बीच उन्होंने कहा था रुक जाएंगे, लेकिन आज काफी दिनों जो भी खाती है बार बार वापसी हो जाता है। और एक बात मैं और पूछना चाह रहा था कि बाजी ये बता दें कि वाकई कोई चीज भी, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बच्चा है ना वाइट पैदा हो, ये तो मैंने सुना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे ना बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, लेकिन कुछ ये खिलाओ वो खिलाओ, तो इस तरह से भी कुछ खाने से भी असर होता है या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पढ़ने से होता है? ठीक है मेरे भाई, आप सुनते रहिए, अभी आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है शहनाज, उनसे बात करते हैं। जी शहनाज बात कीजिए। जी शहनाज, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो बात कीजिए। शहनाज देखिए, हमने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी, जो भी कॉलर हमें कॉल करते हैं
कोशिश कीजिए अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए ताकि हम और आप आराम से एक दूसरे की बात सुन सकें। अच्छा, ये शहजाद साहब ने जो कॉल की है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि 2 महीने हो गए उनकी मिसेस को प्रेग्नेंट हुए, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, कुछ मेडिसिन उन्होंने रिकमेंड की, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, उल्टियाँ उनकी नहीं रुक रही, तो वो अब क्या करें क्योंकि वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स में वॉमिटिंग जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। उससे कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ तो मौजूद हैं। बॉर्न हेयर ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको लिखवा दूँगी बाद में इनका नंबर हो तो। बात यह है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उसमें ये कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएँ, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स। होता है ये कि ख़वातीन जैसे 3 मील्स देती हैं दिन में और वो पूरा खाना एक सिटिंग में बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, उसकी वजह से स्टमक जो है वो फिर रिपेल करता है और आप वॉमिट कर देते हैं। उसका तरीका कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। आपने एक गिलास दूध ले लिया, कुछ घंटों बाद एक बिस्किट ले लिया, जो रोटी चावल साथ आप पानी पी रहे हैं उससे आपकी वॉमिटिंग बढ़ती है। थोड़ा बार बार खाना इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। उसके अलावा कुछ जिंजर है, जैसे अदरक है, उसकी चाय या कोई अदरक किसी भी फॉर्म में, ये टोटका नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है मेडिसिन की, तो उससे ये कि वो प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग में काफ़ी उसका अच्छा इफेक्ट है। कैमोमाइल एक चाय होती है, वो मिल जाती है आपको, उससे काफ़ी कम होता है। ये 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा सबसे बेस्ट हाल ये कि एक तो आप पानी जनरली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन खाने के साथ ना पिए, ड्राई फूड्स प्रेफर करें, क्रैकर्स वगैरह। और बाकी ये है कि अपनी थोड़ा थोड़ा बार बार लें, जैसे कि एक सिटिंग में बहुत ज़्यादा खाएं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में 6 मील्स एडवाइस किए जाते हैं बजाय 3 के, ताकि थोड़ा थोड़े स्प्लिट कर लें। 2 घंटे के बाद किसी चीज की बाइट जो है वो जरूर लें। एक सिटिंग में बहुत खाने से भी वॉमिटिंग होती है। अच्छा यमुना, ये भी होता है बहुत सारी खवातीन हैं वो डाइट प्लान भी आपसे लेके जाती होंगी या किसी भी माहिर ग़िज़ाइयत के पास जाती हैं, वो डाइट प्लान पूरा लेती हैं कि अच्छा ये खाना है, वो उसको खाती भी रहती हैं और घर के बेड के ऊपर वो ऐसे लेटी भी रहती हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में सिर्फ खाना इनके लिए अच्छा होता है या आप ये भी रिकमेंड करते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपको वो भी करनी है, सिर्फ आपने अपने खाने के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं रखनी है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपने उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद करके आपने बेड रिडन हो जाना है। अक्सर खवातीन घर के बेड पे सिर्फ लेटी रहती हैं। मैं यकीन कीजिए बहुत और बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ पे काउंसिल करना कि नहीं आप वॉक करें, कोई सास वगैरह साथ आई वो कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होता था, आपको नहीं पता हमारे ज़माने में तो ऐसे तो वैसे हिलना नहीं है बेड से। एक अच्छी अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो स्टार्ट होती है, जहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है उसकी सबसे बड़ी जड़ जो है ना आपकी, वो है वेट गेन। आप खाते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाया जा रहा होता है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनकी समटाइम्स ऐसे होता है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप फाइट नहीं कर सकते व्हाट इज़ राइट। आप फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मेरे पास एक खातून आ रही है पर वो आके मुझे ये मैक्सिमम ख़वातीन यही कहती है, हमारी सास या हमारे घर वाले जॉइंट फैमिली हम तो ऐसी खुराक नहीं ले सकते, आप हमें कुछ अंदर के कुछ और कोई ईजी वेज बता दें। जैसे एक मैं बताना चाहूँगी, उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था जिनकी वजह से उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी। उनकी सास उनको बताया बगैर देसी घी में उनको खाना खिला रही थी कंटिन्यूसली 3 टाइम्स अ डे। मोटा नहीं करता, आपको खा लेना चाहिए। देखिए, हम अल्लाह ने जो भी चीज़ पैदा की है ना वो ख़राब नहीं है, हम जिस तरह से इस्तेमाल करें वो ख़राब है। देसी घी इज़ गुड, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें कढ़ाइयाँ बना के खाएं। कढ़ाइयाँ होती हैं, पंजीरियाँ होती हैं, 3 दफ़ा पंजीरी फिर देसी घी में, कढ़ाई देसी घी, 3 दफ़ा का सालन है खाना, या सुबह के अंडे से आपने शुरू किया और आते खाने पे आपने एंड किया, और फिर दूध के अंदर देसी घी, फिर आपके, और ये होता है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है देसी घी खिलाना। क्योंकि यही वाली चीज़ जिसने डॉक्टर साहब बता रही थी कि वेट जो है बड़ा, अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा था ना प्रेगनेंसी में वाले फेज में एंटर होने से पहले, तो आपको बहुत कम गेन करना है, क्योंकि लेट्स से आपको 70 है तो आप 85 तक पहुंचेंगे। एक ये नॉर्मल गेन है जो हमारा 10 kg बहुत आराम से हो जाता है, उसके ऊपर जैसे आपकी डाइट हो वैसे होता रहता है, और उसके ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ दैट आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा, आप कंप्लीटली बेड रिडन है। आप अच्छा खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं, फ्रीक्वेंट मील्स लें, छोटे अमाउंट में मील्स लें, आपकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। जो वॉमिटिंग वाला हम इशू पहले डिस्कस करते हैं, नौजिया या वॉमिटिंग वाला, उसके अबव उसके ऊपर एक और बड़ा बेनिफिट होता है इसका कि थोड़ा खाएंगे आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, मंचिंग करते रहें, 4-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेते रहें, और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, ना आपके मिदे पे भार पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ ना स्टार्ट में पहले 3 मंथ्स वैसे नौजिया होता रहता है, और उसके बाद आपको प्रेशर की वजह से, प्रेशर सिम्टम्स की वजह से आपको मैदे पे भार रहता है। ठीक है, उसकी वजह से कम खाया जाता है, तो उस टाइम पे कम मत खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, वो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो छोटे-छोटे चाहे बाइट्स के अंदर आप ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास चूंकि वक्त भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो हमारी ख़वातीन इस वक्त हमल में हैं, दौरान हमल, उनको कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए,
और वो ख़वातीन जो इस कंडीशन में जब बच्चे की बर्थ होती है तो सी सेक्शन से बचना चाहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहती हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आपको ये करना चाहिए? सी सेक्शन से बचने के लिए तो बहुत सिंपल है। एक तो ये है कि आपने अपना वेट गेन भी जो बहुत ज़्यादा, जैसे आपको मैंने बताया कि एक एवरेज प्रेगनेंसी में जो कि आपने स्टार्ट एक नॉर्मल बॉडी वेट से किया है, आपका वेट गेन नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 11 to 16 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बेबीज़ का वेट भी जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी रिस्की हो जाती है। लेकिन ये कि 4 kg तक डिलीवरी हो सकती है, ये रफ एस्टिमेट है, हर एक का वेरी भी कर सकता है, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास शुरू से जा रहे हैं, आपको खून की कमी नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता रहा है, आप शुगर की तरफ नहीं गए हुए और बाकी सब चीज़ें कंट्रोल में है, तो कोई रीज़न नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके। और लेकिन उसके लिए ये कि आपके रेगुलर चेकअप्स हुए हो, हर जो कॉम्प्लिकेशन है वो पहले से स्क्रीन हुई हो, और ये है कि अपनी डाइट वही जैसे पहले बात हुई प्रॉपर रखें, बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करें, शुगर हाई ना लें, और बेबी का वेट अगर एवरेज होगा, सब कुछ ठीक है, तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। लास्ट 30 सेकंड से नौरीद साहिबा, आप कोई मैसेज अगर देना चाहें? मैं तो ये कहूँगी कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जिस खातून को या जिस घराने को भी इस खुशी के साथ जो है वो सरफराज किया है, उसकी हिफाजत शुक्रगुजारी से करें। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर अब तक हमने जितनी बातें की हैं, हमने बेचारी सिर्फ खामला खातून की बात की है, उसके घर वालों को जैसे आप बात करी थी कि मदर इन लॉ जो है वो इस तरह से बेड पे लेटा देती हैं, ओवर पैम्पर्ड ना करें, उनका ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, लेकिन इस तरह नहीं। जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं और अल्लाह ताला ने उनको इस खुशी से नवाजा है, ये खुशी उनके घर आने वाली है, तो कोशिश करें, जिस तरह से आपने सुना, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और ओवर डाइट ना लें। आप ये नहीं है कि रोज़ाना आप प्लेटें भर भर के कुछ ना कुछ खाई जा रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद बाइट्स लें, किसी ना किसी चीज़ की लें, क्योंकि उससे बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है आपके बच्चे की भी। और जो औरतें परेशान होती हैं बच्चे की ग्रोथ की वजह से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें, और तोहमत से बेशक प्लीज़ दूर रहिए। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर इस एपिसोड का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।